हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग गुप्तकालीन समाज के मुख्य अभिलक्षणों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आइए इसे देखते हैं। दोस्तों, गुप्तकालीन स्मृति ग्रंथों में समाज के आदर्श रूप का चित्रण मिलता है, परंतु विभिन्न स्रोतों से ऐसे पर्याप्त संकेत उपलब्ध होते हैं जिनसे पता चलता है कि वास्तविक समाज जो था वह इससे भिन्न था। प्रस्तुत वीडियो में जो सामाजिक जीवन के अभिलक्षणों पर हम चर्चा करेंगे, उसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक संगठन की विशेषताओं को देखेंगे। समाज में जो वर्ण भेद मौजूद था उस पर चर्चा की जाएगी। इस समाज में जातियों की संख्या में जो वृद्धि हुई उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ समाज में जो तनाव की स्थिति थी उसे हम देखेंगे। स्त्रियों की स्थिति पर चर्चा की जाएगी और आश्रम व्यवस्था के संबंध में चर्चा की जाएगी। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सामाजिक संगठन को देखते हैं। तो स्मृति ग्रंथों में गुप्तकालीन सामाजिक संगठन को पूर्ववत वर्ण व्यवस्था के सिद्धांतों पर ही आधारित बताया गया है तथा विभिन्न वर्णों के कर्तव्य भी परंपरागत रूप में ही प्रतिपादित किए गए हैं। अर्थात संपूर्ण समाज जो था वह 4 वर्णों में विभक्त था। अर्थात समाज का स्तरीकरण जो हुआ था वह 4 वर्णों में हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और इनके कर्तव्य भी परंपरागत रूप से ही बताए गए हैं, जैसे ब्राह्मणों का पूजा पाठ करना, अध्ययन अध्यापन का कार्य करना। इसी प्रकार क्षत्रियों का योद्धा के रूप में चित्रण कर्तव्य बताए गए हैं, वैश्यों का व्यापार वाणिज्य व्यवसाय और शूद्रों का इन तीनों वर्णों की सेवावृत्ति। तो ये परंपरागत कर्तव्य हैं चारों वर्णों के। तो इस काल के स्मृति ग्रंथों में भी यही बात बताई गई है। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा कि बुद्ध काल से ही व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता स्थापित होने लगी थी। अर्थात ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में सामूहिक संपत्ति की मान्यता थी। समस्त जन का संपत्ति पर सामूहिक अधिकार माना जाता था। लेकिन बुद्ध काल में व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता स्थापित होने लगी। तो इस व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता के साथ साथ वर्ण से व्यवसाय का संबंध शिथिल होने लगा था। तो यह प्रक्रिया बुद्ध काल से ही शुरू हो चुकी थी। इसके अंतर्गत जैसे योग्य ब्राह्मण जो होगा वही अपना कर्तव्य, जो परंपरागत कर्तव्य निर्धारित है, उसे पूरा कर पाएगा। इसी प्रकार जो कुशल क्षत्रिय होगा वही योद्धा वर्ग का काम कर सकता था। तो व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता स्थापित होने से वर्ण से जो व्यवसाय का संबंध था वह शिथिल होने लगा। ब्राह्मण क्षत्रिय भी अपने परंपरागत व्यवसायों को छोड़ करके अन्य व्यवसायों में संलग्न होने लगे थे। तो यह जो प्रक्रिया बुद्ध काल में शुरू हुई थी, गुप्त काल तक आते आते काफ़ी बढ़ गई थी। इस काल के साहित्यों एवं अभिलेखों से ऐसे पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हो जाते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य जो थे वे अपने गैर परंपरागत व्यवसायों में संलग्न थे। इसका सर्वप्रमुख प्रमाण अगर देखें तो गुप्तों का शासक बनना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि गुप्तों को वैश्य वर्ण का माना गया है। इस काल में जो स्मृति ग्रंथ हैं उनमें आपद धर्म का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिसके अंतर्गत प्रथम 3 वर्णों को अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को संकट काल में भिन्न भिन्न कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। आगे देखें। इसी प्रकार जो स्कंदगुप्त का इंदौर अभिलेख है उसमें क्षत्रियों को वैश्यों का कार्य करते हुए बताया गया है
कि क्षत्रिय जो है वे वैश्य का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर मिलने वाले करमुक्त भूमि अनुदानों से स्पष्ट है कि इनका प्रभुत्व जो है वह गुप्त काल में भी बना रहा। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि शूद्रों की आर्थिक स्थिति में इस काल में व्यापक सुधार हुआ और इस प्रकार वे वैश्यों के समकक्ष आ गए। जो वैश्यों का मुख्य कार्य है ये व्यापार वाणिज्य व्यवसाय, तो शूद्रों की आर्थिक स्थिति इसलिए सुधर गई क्योंकि वे भी व्यापार व्यवसाय में संलग्न होने लगे। याज्ञवल्क्य स्मृति एवं अमर कोश में इन्हें सेवा वृत्ति के अतिरिक्त कारीगरी, व्यापार, कृषि, मजदूरी आदि करने की छूट भी प्रदान की गई है। ये इतने आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, ये करदाता वर्ग बन गया था अब शूद्र गुप्त काल तक आते आते। तो यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। आगे बढ़ें, अब वर्ण भेद की चर्चा करें। तो गुप्तकालीन सामाजिक जीवन में वर्ण भेद जो था वह तीव्र रूप से मौजूद था। जैसे योग्य ब्राह्मण एवं कुशल क्षत्रिय विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे और इन्हें कर से मुक्ति प्राप्त थी, लेकिन गैर परंपरागत कार्यों में संलग्न ब्राह्मण और क्षत्रिय अन्यों की भांति ही कर चुकाते थे। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के समान बृहत संहिता में भी विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियां एवं अलग अलग प्रकार के कमरों का उल्लेख मिलता है, जो वर्ण भेद का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था, दाय विधि तथा धर्म विषयक अधिकारों में भी वर्ण के अनुसार काफी अंतर था और इनका झुकाव जो था वह उच्च वर्ण के पक्ष में था। तो इस प्रकार गुप्तकालीन समाज में वर्ण भेद मौजूद था। आगे बढ़ें, अब गुप्तकालीन सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस काल में जातियों एवं विभिन्न सामाजिक वर्गों के संख्या में काफी वृद्धि हुई। तो इसका कारण क्या था, आइए इसे देखते हैं। तो इस काल में अनेक विदेशी जातियों को भारतीय समाज में आत्मसात किया गया था। इस तथ्य से आप परिचित हैं। तो इन विदेशी जातियों में योद्धा विदेशी वर्ग जो था उनको स्मृतिकारों ने निम्न कोटि के क्षत्रिय का दर्जा दिया, जबकि अन्य वर्गों को शूद्रों की श्रेणी में रखा। दूसरी तरफ भूमि अनुदानों के माध्यम से विभिन्न कबीलाई जातियों को हिंदू समाज में शामिल किया जा रहा था। तो इन क्षेत्रों में भी, जनजातीय क्षेत्रों में भी समाज का स्तरीकरण हुआ और इस प्रक्रिया में कबीलाई प्रधान जो थे तथा जो पुरोहित थे उनको क्रमशः क्षत्रिय एवं ब्राह्मण वर्ण में स्थान दिया गया, तो अन्य व्यक्तियों को वैश्य, शूद्र तथा अस्पृश्य वर्गों में स्थान दिया गया। इस काल में भूमि अनुदान प्रक्रिया के संचालन हेतु दो नवीन वर्ग अस्तित्व में आए थे। पहला कायस्थ था, जो भूमि से संबंधित कागजातों की देखरेख करते थे, तथा महतार जो ग्राम वृद्ध या मुखिया थे और इनको भूमि दान की सूचना सबसे पहले दी जाती थी। तो कालांतर में ये वर्ग भी जो थे वे जाति में बदल गए। इसी प्रकार मूर्धाभिषिक्त, करण, अम्बष्ट, पारसौ, उग्र सदृश वर्ण संकर जातियों की संख्या में भी वृद्धि हुई, जो अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न थे। चांडाल, डोम सदृश अस्पृश्य जातियों की संख्या में भी इस काल में वृद्धि हुई। अस्पृश्यों की संख्या इतनी अधिक थी तथा उनकी योग्यताएं इतनी स्पष्ट हो चुकी थी कि फाहियान का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ है और उसने उनकी दयनीय दशा का उल्लेख भी किया है फाहियान ने। इसी प्रकार विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी जो थे वो भी अनेक जातियों में बदल गए। तो इस प्रकार जातियों की संख्या में वृद्धि ने
वर्ण व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न किया। गुप्त काल के अंतिम चरण में विभिन्न जातियों में कई उपजातियां भी अस्तित्व में आ गई, जो इस काल में सामंतवाद के विकास के कारण सामाजिक गतिशीलता समाप्त हो जाने और दृढ़ स्थानीयता की भावना उत्पन्न होने के कारण हुई। सामंतवाद से संबंधित एक अलग से अध्ययन सामग्री मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इस प्रकार प्रत्येक वर्ण एवं जातियों के स्थान भेद के कारण भिन्न भिन्न नामों से जाना जाने लगा, क्योंकि इनके परस्पर संपर्क की अनुपस्थिति में इनके रीति रिवाज और परंपराएं जो थी वो अलग अलग होने लगी। तो इस प्रकार गुप्तकालीन समाज की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि विभिन्न सामाजिक वर्गों और जातियों का उदय हुआ इस काल में। आगे बढ़ें। गुप्तकालीन समाज का एक अन्य महत्वपूर्ण अभिलक्षण यह था कि गुप्तकालीन समाज में काफी तनाव विद्यमान था। गुप्त काल में जातियों की संख्या में वृद्धि से इस काल में सामाजिक तनाव पैदा हुआ। इस काल के साहित्यों में ऐसे पर्याप्त संकेत मिलते हैं, जैसे महाभारत के शांति पर्व में ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के बीच एकता का जिक्र किया गया है। तो यह जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच एकता की बात कही गई है वह वैश्यों एवं शूद्रों के विरुद्ध कही गई है। अर्थात वैश्य और शूद्र जो थे वो संभवतः ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के विशेषाधिकारों का विरोध कर रहे थे। इसीलिए महाभारत के शांति पर्व में यह बात कही गई है। इसी तरह महाभारत का अनुशासन पर्व जो है उसमें शूद्रों को राजा का नाशक बताया गया है। पुराणों में जो कलियुग की परिकल्पना दी गई है, प्रस्तुत की गई है, इसका संबंध भी संभवतः इसी युग से है जो वर्ण व्यवस्था के विघटन का संकेत देता है। ऐसा माना गया है कि वैश्यों एवं शूद्रों ने संगठित रूप से ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के विशेषाधिकारों को चुनौती दी थी, परंतु शूद्रों के किसी संगठित विद्रोह का उल्लेख साहित्यों में नहीं मिलता है। वैश्य एवं शूद्र वर्ण के विरोध की धार को कुंद करने के लिए इस काल के स्मृति ग्रंथों में धर्म का भी सहारा लिया गया है तथा शूद्रों के प्रति कुछ उदार प्रावधान भी किए गए हैं। इससे भी यह बात पता चलता है कि शूद्रों और वैश्यों में उनकी सामाजिक स्थिति से असंतोष था। आइए देखें कि कैसे प्रावधान किए गए हैं धार्मिक क्षेत्र में। तो शूद्रों को भी भक्ति एवं सात्विक जीवन के आधार पर मोक्ष का अधिकारी माना गया है। मार्कंडेय पुराण में यज्ञ करना, दान देना शूद्रों के कर्तव्य बताए गए हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में शूद्रों को ओंकार के बदले नमः का प्रयोग करते हुए पंच महायज्ञ करने की अनुमति प्रदान की गई है। योग एवं सांख्य दर्शन तथा रामायण, महाभारत, पुराण आदि को सुनना अब इनके लिए वर्जित नहीं रह गया था। इसके अतिरिक्त भूमि दान प्रक्रिया के द्वारा विद्रोह वाले क्षेत्रों में ब्राह्मणों को बसा करके ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था लागू करने का प्रयास भी इस काल में किया गया। तो इस प्रकार जातियों एवं विभिन्न सामाजिक वर्गों के उदय के कारण समाज में एक तनाव की स्थिति थी और इस तनाव को दूर करने के लिए धर्म का सहारा भी लिया गया था। आगे बढ़ें। अब हम लोग स्त्रियों की स्थिति पर चर्चा करते हैं। तो गुप्तकालीन साहित्यों में स्त्रियों के आदर्शमय रूप का चित्रण किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अनुसुईया को इतिहास का ज्ञाता बताया गया है। अमरकोश में स्त्री शिक्षकों के लिए आचार्या, उपाध्याया सदृश शब्दों का प्रयोग मिलता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था गुप्त काल में। लेकिन यह जो अधिकार था स्त्रियों को, वह सामान्यतः उच्च वर्ग की स्त्रियों के लिए ही, उच्च वर्ण की स्त्रियों के लिए ही रहा होगा। गुप्तकालीन साहित्यों में ऐसे पर्याप्त संकेत मिलते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि इस काल में आम स्त्रियों की दशा में गिरावट आ चुका था। जैसे
स्मृतियों में बाल विवाह और वह भी राजस्वला होने के पूर्व इसके प्रचलित होने से सामान्यतया स्त्रियां शिक्षा प्राप्ति से वंचित रह जाती होंगी। जन्म से मृत्यु तक स्त्रियों को पुरुषों के संरक्षण में रहना होता था। जहां तक स्त्रियों के संपत्ति विषयक अधिकारों की बात है, स्मृतिकारों के बीच काफी मतभेद की स्थिति है, परंतु समग्र रूप से सभी स्मृतिकारों ने न्यूनाधिक रूप में इनके संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी है। कम से कम स्त्रियों का जो स्त्री धन था, जो शादी के समय उन्हें प्राप्त होता था, उन पर उनके अधिकार की मान्यता लगभग सभी स्मृतिकारों ने दिया है। बाल विवाह के कारण समाज में विधवाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि पुरुषों की उम्र उनसे काफ़ी अधिक होती थी। समाज में विधवाओं की बढ़ती संख्या और स्त्रियों के संपत्ति विषयक अधिकारों के संबंध में अनिश्चितता एवं स्मृतिकारों के बीच मतभिन्नता की स्थिति ने सती प्रथा को प्रोत्साहन दिया था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस काल में सती प्रथा काफ़ी प्रचलित हो गई थी, जिसका प्रथम अभिलेखीय प्रमाण 510 ईस्वी के ईरन अभिलेख से होता है। इस तथ्य से आप भलीभांति परिचित हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम से पर्दा प्रथा के प्रचलित होने की बात पता चलती है। साहित्यों में पर्दा को यवनिका कहा गया है, जो कि यवनों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति में शामिल हुआ था। मेघदूतम में देवदासी प्रथा के प्रारंभ होने का संकेत प्राप्त होता है। तो इस प्रकार समग्र रूप से स्त्रियों की दशा में इस काल में गिरावट आई थी। हालांकि याज्ञवल्क्य की स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन किया गया है, परंतु ऐसे प्रमाण जो हैं वह अपवादिक हैं। तो इस प्रकार गुप्तकालीन समाज में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। आगे बढ़ें। अब हम लोग आश्रम व्यवस्था की चर्चा करें तो इस काल में आश्रम व्यवस्था का पालन एक बड़े वर्ग के द्वारा किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त शैव, वैष्णव, बौद्ध एवं जैन धर्मों के अनुयायी भी अच्छी संख्या में समाज में मौजूद थे। फाहियान जो है वह भारतीयों को सात्विक प्रवृत्ति का बताता है, जो लहसुन प्याज आदि नहीं खाते थे। हालांकि स्थिति जो थी, वास्तविक स्थिति इसके प्रतिकूल थी। शिक्षा केंद्रों के रूप में नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो इस प्रकार यह गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, मेरी यह प्रस्तुति यदि आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।